गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है संसद का। संसद के अंग है लोकसभा, राज्यसभा और इसका अभिन्न अंग है संसद का राष्ट्रपति। हमने अभी तक अध्ययन किया लोकसभा और राज्यसभा के गठन का, उनके कार्यों के साथ उनके प्रमुख रूप से कार्यकाल का, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, सभापति उपसभापति का, और इसके साथ ही हमने अध्ययन किया कि इनमें सदस्य संख्या कितनी होती है और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। इसके बारे में प्रमुखतः हम चर्चा की। आज हम प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे संसद के कार्यों का, कि संसद है उसके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं और किस प्रकार उसका देश की शासन व्यवस्था में प्रमुख योगदान रहता है। तो जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे आपकी तैयारी करवाई जा रही है, वैसे वैसे आप साथ में तैयारी करते रहें। साथ में तैयारी करोगे तो क्या होगा कि आपका अध्ययन है वो साथ में चलता रहेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ नोट्स भी प्रॉपर है वो आप तैयार करते रहें, क्योंकि क्या होगा कि पहले आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आप उसको नोट्स तैयार कर रहे हो और वापस उसका रिवीजन करोगे तो आपकी तैयारी है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट के आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार लगातार अध्ययन करते रहें। आज का जो अपना प्रमुख बिंदु है वो है संसद के कार्य। हमने बात की थी कि संसद के प्रमुख रूप से क्या कार्य हैं, किस प्रकार संसद का निर्माण होता है, ये हमारे प्रीवियस वीडियो के बारे में हमने इसमें चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे संसद के कार्यों की। हमारा अध्ययन बिंदु आज का क्या है? संसद के कार्य। संसद का जो प्रमुख कार्य है, जो प्रथम कार्य है वो होता है विधि निर्माण करना। क्या कार्य होता है संसद का प्रमुख कार्य? विधि निर्माण करना। विधि का अर्थ होता है कानून का बनाना। क्या होता है? कानून का बनाना और उसका निर्माण करना। बात आती है व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य क्या है। व्यवस्थापिका का दूसरा नाम क्या है? संसद। तो संसद यानी व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य क्या है कि कानून का निर्माण करना। सबसे प्रथम कार्य संसद का यही होता है। बात आती है संसद को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो संसद का जो दूसरा अन्य नाम है वो है व्यवस्थापिका। इसको संघीय व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि संसद को व्यवस्थापिका या व्यवस्थापिका को संसद के नाम से भी जाना जाता है। बात आती है भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना। अब आती है भारत में जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो ध्यान रखना संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी यहाँ पे जो शासन है वो क्या है? राज्यों का शासन है। और इस कारण इसको क्या है कि संघात्मक शब्द का यूज नहीं करके हमारे संविधान में संघ शब्द का यूज किया गया है। किसका किया गया है? संघ शब्द का यूज किया गया है। संघ है वो एक से अधिक भागों से, एक से अधिक शक्तियों से मिलके बनता है। बात आती है संघ व केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। अब भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है उसके तहत भारत की जो शक्तियां हैं उसको प्रमुखतः कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से बांटा गया है संघ सरकार व केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन प्रमुखतः किया गया है। यानी संघ और जो राज्य सरकार है उसके बीच में प्रमुखतः शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके बीच में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन प्रमुखतः किया गया है। शक्तियों का एकीकरण नहीं होके क्या किया गया है? विभाजन किया गया है, उसका बंटवारा किया गया है, ताकि देश में शासन व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की तानाशाही, किसी प्रकार का अन्य अत्याचार, किसी प्रकार का अन्याय समाज में नहीं हो। बात आती है संविधान में शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची के अनुसार किया गया है। हमारा जो संविधान है उसमें जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो प्रमुखतः 7वीं अनुसूची के अनुसार किया गया है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में जो शक्तियों का विभाजन है वो कौन सी अनुसूची के अनुसार किया गया? ध्यान रखना 7वीं अनुसूची के अनुसार संविधान में शक्तियों का क्या किया? बंटवारा किया गया, विभाजन किया गया, उसको बांटा गया है। बात आती है कि ये शक्तियों का विभाजन किया गया है ये प्रमुखतः कौन कौन सी सूचियों में किया गया है। तो हमारी सूचियां 3 प्रमुख सूचियां बताई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इनमें प्रमुखतः क्या है कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब बात आती है कि संघ सूची, केंद्र सूची तो एक ही है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें प्रमुख रूप से क्या है कि किसको महत्व दिया गया है, किसके पास अधिक शक्तियां होती है। तो ध्यान रखना संघ सूची व समवर्ती सूची पर जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? संघ सूची और समवर्ती सूची। इन दोनों पे कानून बनाने का प्रमुख कार्य किसका होता है? संसद का होता है। और संसद को हम किस नाम से जानते हैं? व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। तो प्रमुख रूप से बात आती है कि संघ पे और समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाएगा। तो प्रमुख रूप से अधिकार किसके पास में है? ये व्यवस्थापिका के पास प्रमुख अधिकार है। बात आती है राज्य सूची के कुछ विषयों पर आवश्यकता के आधार पर कानून। अब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रमुखतः राज्य सरकार का होता है।
लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कहीं पर भी अगर ऐसा होता है कि वो केंद्र के कानून को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है या बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास हो जाता है? केंद्र सरकार के पास हो जाता है, संघ सरकार के पास प्रमुखतः हो जाता है। बात आती है कानून बनाने के प्रस्ताव को क्या कहते हैं। जो कानून बनाते हैं उस प्रस्ताव को, उस प्रतिवेदन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उसको विधेयक कहा जाता है। यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी बिल या विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो प्रमुख तो वो क्या कहलाएगा? विधेयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऐसा प्रस्ताव जिसको संसद में प्रस्तुत किया गया है, ऐसा बिल जिसको संसद में प्रस्तुत किया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? विधेयक कहलाएगा। अब विधेयक प्रमुख रूप से क्या होता है कि जिस विषय पर एक कानून बनाने के कोई नियम बनाने हो, कुछ परिवर्तन करने हो, कुछ संशोधन करना हो, तो ऐसे कार्य के लिए क्या है कि संसद में बिल है या विषय है वो प्रमुख रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में किसका रूप लेते हैं? विधेयक का रूप लेते हैं, और विधेयक यानी कानून का रूप वो परिवर्तित कर लेते हैं। बात आती है विधेयक के संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत। अब बात आती है विधेयक है वो हमारे जो दो सदन है अपने संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, क्या वो कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा? क्या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा उसको, या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा? तो ध्यान रखना कि विधेयक को संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये प्रतिबंधित नहीं है कि उसको सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए, उसको सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। तो ध्यान रखना कि जो विषय है, जो बिल है, जो विधेयक है, उसको किसी भी सदन में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, प्रस्तुत किया जा सकता है। बात आती है सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, तो इसके बारे में प्रमुखतः हमें अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सरकारी विधेयक किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, विधेयक मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत, जो ये विधेयक है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मंत्री परिषद के। अब मंत्री परिषद में क्या है कि राज्य मंत्री भी आ जाते हैं, अपने केंद्र मंत्री भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखना किसी भी मंत्री के द्वारा क्या है कि सरकारी विधेयक को प्रस्तुत सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पे? संसद में। बात आती है सरकार की नीतियों को प्रदर्शित, ये जो विषय होता है, ये जो विधेयक होता है, ये प्रमुख रूप से किसको प्रस्तुत करता है? किस चीज के बारे में जानकारी देता है? किस नीति के बारे में जानकारी देता है? ध्यान रखना सरकार की जो नीति है, जो योजना है, उसके बारे में प्रमुखतः क्या है? ये जानकारी देता है, इसके बारे में प्रमुखतः सूचना देता है। अब बात आती है संसद द्वारा पारित होने की उम्मीद। अब जो ये सरकारी विधेयक है उसकी लगभग पूर्णतः उम्मीद रहती है कि क्या है कि संसद के द्वारा ये पारित हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका पूर्णतः उम्मीद रहती है कि जो सरकारी विधेयक है वो पूर्णतः क्या है? पास हो जाएगा, उसको मंजूरी मिल जाएगी, उसको अनुमति मिल जाएगी। अब बात आती है कि गैर सरकारी विधेयक है वो प्रमुख रूप से किस बात से संबंधित है। तो ध्यान रखना पहली बात इसमें आती है कि साधारण सदस्यों के द्वारा रखा गया विधेयक, ऐसा विधेयक है जो संसद में किसके द्वारा रखा जाता है? साधारण सदस्यों के द्वारा रखा जाता है। तो ऐसे विधेयक को क्या कहा जाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहा जाएगा। ऐसा विधेयक है जो मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा रखा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? सरकारी विधेयक कहा जाएगा। बात आती है अब आगे संसद के ऐसे सदस्य जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है। अभी जो गैर सरकारी जो विधेयक है ये प्रमुखतः किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऐसे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो मंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च मंत्रियों का समूह होता है। उसके अलावा जिन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक होता है। बात आती है राज्यसभा व लोकसभा दोनों में प्रस्तुत। अब गैर सरकारी विधेयक है ये प्रमुखतः कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या लोकसभा में प्रस्तुत होगा या राज्यसभा में प्रस्तुत होगा? तो ध्यान रखना कि इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी जगह प्रस्तुत किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। बात आती है संसद में पारित होने की कम उम्मीद। जो गैर सरकारी विधेयक है उसके पारित होने की, उसको मंजूरी मिलने की, उसको अनुमति मिलने की क्या है कि कम उम्मीद होती है। जबकि हमने सरकारी विधेयक में बात की कि सरकारी विधेयक के पारित होने की पूर्णतः संभावना रहती है। और जो अब कुछ अंतर की बात आती है कि सरकारी विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा, जबकि जो गैर सरकारी विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते उनके द्वारा। सरकारी विधेयक है उसको पास होने की पूर्णतः क्या उम्मीद रहती है, जबकि गैर सरकारी विधेयक है उसके उम्मीद पास होने की उम्मीदें बहुत कम रहती है। इस प्रकार से क्या है कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में प्रमुख अंतर और भेदभाव या अंतर उसमें किए जा सकते हैं।
अब बात आती है कि ये जो विधेयक जो हम प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो गैर सरकारी विधेयक हो चाहे सरकारी विधेयक हो, ये विधेयक है, ये प्रमुख रूप से कानून का रूप कब लेते हैं? ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा ये गुजर के, जिसके द्वारा इनको परीक्षण किया जाता है, इनकी जांच की जाती है, इनका मूल्यांकन किया जाता है? तो ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा ये बिल या विधेयक प्रमुख रूप से किसका रूप लेते हैं? कानून का रूप लेते हैं, विधि का रूप लेते हैं। इसके बारे में प्रमुखता चर्चा करेंगे। बात आती है कि विधेयक का प्रत्येक सदन में कितने वाचन होते हैं? विधेयक है उसका प्रत्येक सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसके कितने बार वाचन होंगे? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से इसके 3 वाचन होते हैं। विधेयक के प्रत्येक सदन में कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। बात आती है हमारे नियत समय पर है सदस्यों के खड़े होकर प्रस्तुत करना। अब जो विधेयक है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा और किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है? जिस विषय के संबंध में जिसको बोलना होता है वो अमुक व्यक्ति क्या है कि अपने नियत स्थान पे खड़े होके क्या है कि जो विषय है उसका, जो उसका विचार है, उसको प्रमुख रूप से वो प्रस्तुत करता है। किसके सामने? संसद के सामने प्रमुखता प्रस्तुत करता है, चाहे वो लोकसभा का सदन हो चाहे वो राज्यसभा का सदन हो। बात आती है विधेयक को पेश करने की अनुमति। जो प्रथम वाचन है प्रमुखता उसमें क्या होता है कि संसद में जो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, उसमें विषय के ऊपर या विधेयक के ऊपर है जब बोलने की अनुमति मिल जाती है, विचार विमर्श करने की अनुमति मिल जाती है, तो प्रमुख तो किस में सम्मिलित होता है? प्रथम वाचन में सम्मिलित होता है। बात आती है प्रथम वाचन है विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति, यानी प्रथम जो वाचन है उसमें प्रमुख रूप से किस बात की अनुमति मिलती है, किस बात की जानकारी मिलती है कि सदन में विधेयक को रखने की अनुमति, यानी क्या है कि उसको ऐसी इच्छा के तहत क्या कि उसको विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है सदन में। तो प्रमुख जो प्रथम वाचन है उसमें क्या बात आई कि सदन में अनुमति मिलना वो क्या होता है और विधेयक को प्रस्तुत करना वो किस में आता है? प्रथम वाचन में आता है। बात आती है कि विधेयक पर प्रवर समिति का गठन। अब बात करते हैं हम द्वितीय वाचन की, कि पहले वाचन में अनुमति मिलने संबंधित बात हो गई, अब दूसरे वाचन की बात करें, द्वितीय वाचन की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से क्या होता है? विधेयक पर प्रवर समिति का गठन। अब बात है प्रवर समिति किसे कहते हैं? तो प्रवर समिति वह समिति होती है जिसके द्वारा विधेयक पर पूर्णतः क्या है? विचार विमर्श किया जाता है, चर्चा की जाती है, गहन रूप से अध्ययन किया जाता है, और उसमें किस बात को उचित समझा गया, किस बात को अनुचित समझा गया, उसकी पूर्णतः जो जांच की जाती है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा की जाती है? प्रवर समिति के सदस्यों के द्वारा की जाती है। तो एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका है वो द्वितीय वाचन की प्रमुखता होती है। विधेयक पर बारीकी से विचार। अब विधेयक की जो प्रत्येक बात है, प्रत्येक विचार है, प्रत्येक विचारधारा सिद्धांत है, उस पे क्या है कि प्रवर समिति के सदस्यों के द्वारा पूर्णतः सोच समझ के विचार करके निर्णय लिया जाता है, और छोटी से छोटी बात का क्या है? गहन अध्ययन इसमें प्रमुख रूप से किया जाता है। बात आती है प्रत्येक धारा पर चर्चा। जो विषय है, जो विधेयक है, वो किस बात से संबंधित है, किस उद्देश्य के तहत बनाया गया है, और उसके बनने से किस प्रकार के व्यवस्था उत्पन्न होगी या किस प्रकार समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में प्रमुखता क्या है कि प्रत्येक धारा पर, यानी प्रत्येक विचार पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या है कि प्रवर समिति के सदस्यों के द्वारा पूर्णतः सोच विचार करके उस पर निर्णय लिया जाता है और बाद में उसको प्रस्तुत किया जाता है। बात आती है निर्धारित अवधि पर समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, यानी जो प्रवर समिति को जो समय दिया गया है उस समय के अंदर क्या है कि इस प्रवर समिति को प्रमुख रूप से क्या है उस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। वो तय समय पर अपनी रिपोर्ट है वो वापस प्रस्तुत करती है। बात आती है प्रतिवेदन पर सदन में बहस व विचार विमर्श। अब बात आती है कि जो सदन है उनमें क्या है कि उस प्रतिवेदन पर, उस विधेयक पर प्रमुखता क्या होती है? विचार विमर्श होता है, बहस होती है, और उसमें उसके बारे में प्रमुखता अपने विचार विमर्श है वो प्रदान किए जाते हैं। और उस विचारों के आदान प्रदान से क्या होता है कि उसको क्यों बनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी प्रमुखता बातें स्पष्ट हो जाती है, प्रमुखता जो कमियां हैं उसमें वो नजर आ जाती है, उन कमियों को बाद में संशोधन किया जा सकता है। बात आती है प्रत्येक धारा पर मतदान, यानी प्रत्येक विचार है, प्रत्येक बिंदु है, उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सदस्यों के द्वारा क्या है कि उनके विचार जाने जाते हैं, उन पे उनका मतदान करवाया जाता है, और जब समर्थन मिल जाता है तो उस विधेयक को क्या है कि अपना जो दूसरा वाचन है वो प्रमुख रूप से कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि प्रवर समिति के द्वारा क्या है इसमें प्रमुख कार्य किया जाता है, और विधेयक पे मतदान इसमें प्रमुखता जो क्रिया है वो करवाई जाती है। बात आती है तृतीय वाचन की। तृतीय वाचन में प्रमुख रूप से क्या होती है? बात आती है सामान्य चर्चा के उपरांत मतदान।
जब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, पर्यवेक्षक समिति का गठन हो गया और उसके बाद में उसको प्रस्तुत कर दिया गया, तो अब अंतिम कार्य बचता है कि सामान्य चर्चा हो गई, यानी बातचीत हो गई, लोकसभा और राज्यसभा में विचार विमर्श हो गया, मतदान करवा दिया गया। तो उसके बाद बात आती है कि उपरांत मतदान, यानी उस चर्चा के बाद में जो अंतिम कार्य बचता है वो बचता है उस पर बहुमत हासिल करना। बहुमत के बाद में क्या है कि वो बिल या विधेयक है वो प्रमुख रूप से किसका रूप लेता है, कानून का रूप लेता है। बात आती है साधारण विधेयक बहुमत के पक्ष में, यानी साधारण विधेयक यानी जब सदन में जब उस विषय पर उस विधेयक पर क्या है कि साधारण बहुमत प्राप्त हो जाता है, जो सदन में संसद में सदस्य उपस्थित है उनके द्वारा जब अनुमति दी जाती है साधारण बहुमत के द्वारा, तो क्या है उस विषय को स्वीकार कर लिया जाता है, उस विषय पर कानून बन जाता है। बताते हैं विधेयक पारित होना समझा जाएगा जब विचार विमर्श हो गया और उस विधेयक पे मतदान करवा लिया गया, और मतदान के बाद में क्या है कि साधारण विधेयक है वो बहुमत के पक्ष में आ गया, यानी उस विषय पर उस विधेयक पर क्या है बहुमत मिल गया, यहाँ आधे से अधिक लोगों ने उसका समर्थन कर दिया, तो वो क्या है बाद में कि विधेयक पारित समझा जाएगा, यानी विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा दोनों द्वारा क्या है पारित समझा जाएगा, और बाद में वो क्या है कि अंतिम प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति के पास जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान में विधेयक बिल पर प्रमुख रूप से 3 वाचन होते हैं। पहले में आता है कि अनुमति मिलना कि सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, दूसरी बात आती है पर्यवेक्षक समिति की और उसमें विचार विमर्श किया जाता है गहन रूप से, और तीसरे में क्या है मतदान करवाया जाता है, और जब बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या है पारित समझा जाता है।